बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, सेनेट इलेक्शन में टिकटों की तकसीम ने हुकूमत को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है और यह बात खुलकर सामने आ गई है कि तहरीक इंसाफ में जो खास अब चाहेंगे उसी को टिकट मिलेगा। कौन सा पार्लिमानी बोर्ड, कौन सी जमहूरियत, कौन सा मेरिट, सब हवाई बातें हैं। खान साहब के वादों और नारों की तरह पार्टी में जमहूरियत के दावे भी खोखले साबित हुए। खान साहब हमेशा दूसरी सियासी जमातों पर मेरिट के हवाले से तनकीद किया करते थे और खुद उन्होंने वही काम किया। फैसलवाडा दोहरी शरीयत छुपाने के जुर्म में नाइल होने जा रहे हैं तो उन्हें सेनेट के टिकट से नवाजा जा रहा है। इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जबकि वज़ीर आज़म साहब ने फैसलवाडा को टिकट देने के बाद ऐलान किया बाज़ाब्ता भरी महफिल में कि उन्होंने अरबपतियों को सेनेट का टिकट देने की रवायत तोड़ दी है, तो खान साहब की नजर में फैसलवाडा अरबपति हरगिज नहीं है। जबकि फैसलवाडा पर इल्जाम यही है कि उन्होंने अपनी दोहरी शरीयत बैरून मुल्क अरबों रुपए के असास से जाहिर नहीं किए थे। 1.5 साल से वो इलेक्शन कमीशन के सामने इसी वजह से पेश नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ सुना यह कि खातून अव्वल की एक खातून दोस्त ने भी सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दी है। जराये के मुताबिक फरज शहजादी पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्त के लिए उम्मीदवार हैं और उनके तायद कुनंदगान में सरदार आसफ नकई और हाफिज मुमताज शामिल हैं। जराये भी बताते हैं कि फरज शहजादी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के करीबी दोस्त एहसन जमील चीमा की अहलिया हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में 1-to-1 मुकाबले से घबराई हुई तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी को भी चैलेंज कर दिया और यूसुफ रजा गिलानी पर यह इल्जाम लगाया गया है कि वो तौहीन अदालत में सजा के मुर्तकिब हुए थे और उन पर आर्टिकल 62 का इतलाक होता है और उन्होंने इस सारे मामले का अपने कागजात नामजदगी में जिक्र नहीं किया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लामाबाद वाली सीट इस वक्त हुकूमत के लिए कितनी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। वैसे तो हुकूमत को जब से सेनेट इलेक्शन की बात शुरू हुई है हर तरफ से झटके मिल रहे हैं और नया झटका यह कि हुकूमत के एक सेनेटर शमीम अफरीदी और सूबाई असम्बली के एक रुकन अमजद अफरीदी पीटीआई छोड़कर पीपल पार्टी में शामिल हो गए। अब इन दोनों अफरीदियों का ताल्लुक कोहाट से है। सेनेटर शमीम अफरीदी पहले जमहूरी वतन पार्टी में थे, फिर मुस्लिम लीग नून में गए, वहां से वो तहरीक इंसाफ में जम मारा और अब वो पीपल पार्टी में शामिल हो चुके हैं। शमीम अफरीदी के साहबजादे अमजद अफरीदी केपी के असम्बली के रुकन हैं, जबकि उनके भाई अब्बास अफरीदी मुस्लिम लीग नून के सेनेट की तरफ से उम्मीदवार हैं या मुतवक्को उम्मीदवार हैं। तो टिकटों की तकसीम पर जितने इख्तिलाफात हुक्मरान जमात में नजर आते हैं वो किसी और सियासी जमात में नजर नहीं आते। खान साहब ने फैसलवाडा को सेनेट का टिकट देकर साबित कर दिया है कि वो हर सूरत अरबपति फैसलवाडा को सेव करना चाहते हैं। अब जैसे जैसे सेनेट का इलेक्शन करीब आता जा रहा है तो सियासी पारा हाई हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की ये कोशिश है कि इस बार मैदान वो मारे। अब कराची के ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद पीटीआई के रहनुमा हलीम आदल शेख ने उस इलेक्शन में असरअंदाज होने की कोशिश की और हल्के में जा घुसे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो लोग इसे भी बदलते हुए हालात से ताबीर कर रहे हैं। हलीम आदल शेख मुक़्तदर हलकों के करीब समझे जाते हैं। कैप्टन सफदर के खिलाफ मज़ार कायद पर नारेबाजी का जो मामला हुआ था उसमें हलीम आदल शेख पेश थे, मुदई थे। उनके मुतालबे पर ही पुलिस के अफसरान को घर से उठाकर कैप्टन सफदर के खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज की गई बल्कि मरियम सफदर जहां पे रिहाइश पजीर थी इस होटल में, उस होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार भी किया गया था। आज हलीम आदल शेख को पुलिस ने गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया और इस गिरफ्तारी को रोकने की कहीं से भी कोई कोशिश नजर नहीं आई, ना ही किसी तरफ से कोई मजामत हुई है। तो इसे सिंध हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मामला करार देकर लगता यूं है कि खुद को डिस्टेंस कर लिया गया है। तो हलीम आदल शेख की गिरफ्तारी गैर मामूली वाकया नहीं है, लेकिन इसको गिरफ्तार होने देना यकीनी तौर पर बहुत से लोगों के लिए गैर मामूली है और हो सकता है कि ये वो इशारा हो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हम सियासत से लाताल्लुक है। तो ये एक बहुत बड़ी उसकी एग्जाम्पल सेट हुई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से मुतल्लिक
सदारती रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देकर खतरे की घंटी बजा दी। हुकूमत के लिए सेनेट इलेक्शन का सारा दारोमदार इस बात पर है कि सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से ना हो, जबकि अपोजिशन खुफिया रायशुमारी की सूरत में हुकूमत को सरप्राइज देने का प्लान बनाकर खेल रही है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले यह राय दे चुकी है कि सेनेट इलेक्शन में रायशुमारी के तरीकाकार में तब्दीली के लिए आईनी तरमीम लाजमी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के इकदाम पर तहफ्फुज़ात जाहिर किए हैं, जो खासा अलार्मिंग है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत की, तो चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमीशन से बाकायदा इस्तफसार किया कि सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीद और फरोख्त रोकने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों से आगाह है। इंतखाबात से करप्शन को खत्म करने का तरीकाकार एक्ट में मौजूद है। हमने मॉनिटरिंग और पॉलिटिकल फाइनेंस विंग को मजबूत किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल से करप्शन हर हाल में रोकनी होगी। जो बातें आप कर रहे हैं वो मामूली है। आपने शायद हमारा हुक्म समझने की कोशिश नहीं की, मामले की गहराई को समझे। आपको मालूम नहीं पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होता है। कोड ऑफ कंडक्ट बनाने से मसला हल नहीं होगा। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन आजाद और आइन के तहत बाइख्तियार है। करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए इकदाम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वोटों की खरीद और फरोख्त और दबाव को रोकना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो क्या वोट को कास्ट होने के बाद हमेशा के लिए खुफिया रखा जा सकता है? जस्टिस याहिया फरीद ने चीफ इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया, क्या आप अब तक किए गए इकदाम से मुतमईन हैं? क्या ये इकदाम काफी हैं? क्या इन इकदाम से इंतखाबी अमल से करप्शन रुक सकती है? दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर की मुखालफत की। इस बारे में चीफ इलेक्शन कमीशन ने अदालत को कहा कि बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए। काबिल शनाख्त बैलेट पेपर की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट माजी में बैलेट पेपर पर निशान लगाने को गैर कानूनी करार दे चुकी है। काबिल शनाख्त बैलेट पेपर के लिए आइन में तरमीम करना लाजमी होगी। 2018 के सेनेट इलेक्शन के दौरान वोटों की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक वीडियो पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2018 से वीडियो मौजूद है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म नहीं करना चाह रहा? क्या इलेक्शन कमीशन ने अवाम को शफाफ इलेक्शन कराने की तसल्ली दी है? रोजाना देखें इलेक्शन के हवाले से क्या हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वीडियो का जायजा लेंगे, फिर फैसला करेंगे कि इस वीडियो का फोरेंसिक कराना है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाब के लिए तजावीज दें, जिसमें चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो अटॉर्नी जनरल की तजावीज का जायजा लें। पीपल पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की तजावीज पीटीआई की तजावीज तस्वर होगी। तमाम स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लेना होगा। वक्त कम है, कानून में तरमीम हो नहीं सकती। रजा रब्बानी की बात पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि हम किसी कानून में तब्दीली का नहीं कह रहे। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। तमाम सियासी लीडर सेनेट इलेक्शन में करप्शन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि क्या हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है जो होगा इलेक्शन के बाद देखेंगे। तो वोटों की खरीदो फरोख्त इलेक्शन से पहले होती है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने शफाफ इंतखाबात के हवाले से फ्रेमवर्क पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 226 का इतलाक इंतखाबात के हर मरहले पर नहीं होता। सीक्रेसी का इतलाक सिर्फ पोलिंग पर ही होता है। पोलिंग से पहले और बाद के अमल पर सीक्रेसी का इतलाक नहीं होता। सेनेट इलेक्शन की सीक्रेसी आम इंतखाबात से मुख्तलिफ है। सेनेट इलेक्शन में वोटर की सीक्रेसी सिर्फ पोलिंग के दिन तक है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से शफाफ इंतखाबात के लिए तजावीज तलब करते हुए कहा कि लोग शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, आइन के मुताबिक इस मसले को हल करेंगे। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौजूआत हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। मरियम नवाज ने वज़ीराबाद में जलसा किया और उनके जलसे की बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं।
देखते हैं कि मरियम नवाज ने वजीराबाद के जलसे में क्या कहा और इस जलसे के बाद बहुत से तबसरा निगार, तजिया निगार उन पर जो तनकीद कर रहे हैं वो किस हवाले से कर रहे हैं। वॉच दिस। मरियम पंजाब की बेटी है, मरियम पंजाबियों की बात क्यों ना करे। आज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब सिर्फ लावारिस नहीं हुआ, पंजाब यतीम हो गया। यतीम अवाम ते ख्वार होई जेड़े सब तो ख्वार ने बल्कि खज्जल ख्वार होए ने उन्हां दा नाम है सिलेक्टर। साडे सिर ते अनु बिठान वास्ते होई सौगात मिली सी, चलो जाओ माफ कीता, हुण गलती फेर कदी ना करिया जे। सिलेक्टर्स नू जदों लोग बुरा भला कहंदे ने इनू बुरा लगदा है, सारा ते आखिर साडा ही है ना। नवाज शरीफ आएगा अब ठीक हो जाएगा। इमरान खान जो है ना शोर मचाए शोर, विचों विचों खाई जाओ ते उत्तों रौला पाई जाओ। ये पूरा टब्बर चोर नहीं है, थे पूरी दी पूरी जंज चोर है। महंगाई करके हमें रुलाता है तो उल्टी सीधी तकरीरें करके हमें हंसाता भी तो है ना। सेनेट में टिकट दिया, करोड़पतियों को दिया, अरबपतियों को दिया, खरबपतियों को दिया। इलेक्टर्स ने भी कह दिया भाई बहुत तुम्हारा साथ दिया, अब हमारे बस का भी रोक नहीं है, अपने मामला खुद ही संभालो। कोई माने या ना माने, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि चस आ गई। मरियम नवाज ने पंजाबी में तकरीर करके बहुत से लोगों के कान भी खड़े कर दिए हैं और लगता यूं है कि मुस्लिम लीग नून ने बिलाकर होम ग्राउंड का एडवांटेज लेने का फैसला कर लिया। बहुत से जहनों में ये खदशात दौड़ रहे हैं, खदशात पैदा हो रहे हैं या फिर किए जा रहे हैं कि कहीं मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत पंजाब तक तो महदूद नहीं कर रही, एक और कौमी सतह की जमात सूबाई कार्ड खेलने की कोशिश तो नहीं कर रही। तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तो मेरा गुमान तो यह है कि मरियम नवाज की तकरीर सिर्फ एक हल्के के अवाम के लिए थी। अब चूंकि जहां पे इलेक्शन हो रहा है वहां पंजाबी माँ बोली है और पंजाबी बोली और समझी जाती है, आसानी से लोग इसको समझ लेते हैं, तो लोगों की मादरी जुबान है। तो मरियम नवाज ने इसका इस्तेमाल बखूबी किया है, लेकिन उनके सियासी मुखालफिन ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि मरियम नवाज पंजाबी कार्ड खेल रही है या पंजाब कार्ड खेल रही है। सवाल यह कि अगर मुस्लिम लीग नून ने पंजाबी कार्ड खेलना होता तो नवाज शरीफ बहुत पहले ये खेल चुके होते। नवाज शरीफ ने कभी भी ये नहीं कहा कि एक पंजाबी वज़ीर-ए-आज़म को इक़्तिदार से निकाल बाहर किया है। जब मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी तो उस वक्त जरूर नवाज शरीफ ने पंजाबी कार्ड खेला था, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। तो वो एक उसके बाद एक पूरे मुल्क में कोई अच्छा पैगाम नहीं गया था, तो जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने दोबारा कभी इस पर अमल नहीं किया। अब हकीकत ये है कि मरियम नवाज ने वजीराबाद के जलसे में जो मुहावरे इस्तेमाल किए हैं, जो फिक्रे इस्तेमाल किए हैं, उनका मजा पंजाबी जुबान में है। उर्दू में शायद इसका वो लुत्फ ना आता। वो कहते हैं ना विचों विच खाई जाते उत्तू रोला पाई जा। अब इसका उर्दू तर्जमा क्या करें? तो उर्दू पंजाबी जुबान में एक सियासी लीडर की, एक इमर्जिंग लीडर की, जिसे क्राउड पुलर कहा जाता है, ये बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन था। यही वजह है कि मरियम नवाज आज एक बड़ी लीडर के तौर पर सामने आई है और बहुत जल्द वो क्राउड पुलर बन गई है। तो लोग उनकी बात सुनने के लिए खिंचे चले आते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। एक बड़ा इस मसले मुल्क में एक और संगीन मसला चल पड़ा है कि खास साहब कहते हैं जी 5 साल इक़्तिदार की मुद्दत कम होती है, तो 5 साल इक़्तिदार के हवाले से ही डिबेट हो रही है। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। यहाँ पे इमरान खान को पूरे 5 साल मिल रहे हैं, सारे इदारों की सपोर्ट मिल रही है, कोई टांग लेग पुलिंग करने वाला नहीं है। उधर ट्रंप 4 साल में इकॉनमी का कर गया जो करना था। इंग्लैंड में 4 साल में प्राइम मिनिस्टर कर जाता जो करना होता है। जी सर, तो करने वाले कर जाते हैं 5 साल में। नहीं, जो पिछली 2 गवर्नमेंट्स गई हैं, पिछली 2 गवर्नमेंट्स गई हैं, उन्होंने अपने 5-5 साल पूरे किए। एक पीएमएलएन की प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं किए सर, प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं किए ना सर। तो क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर अगर कोई जुर्म कर दे और वो पकड़ा जाए तो उस पर जुर्म नहीं, मैं कह रहा हूँ ये आर्ग्यूमेंट अजीब सा है ना कि इंग्लैंड के अंदर 4 साल में प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस दिखाता है, अमेरिका में दिखाता है, तो यहाँ पे 5 साल भी पूरे नहीं है। पहले मेरी बात सुनो। जी सर, मेरी बात सुनो। यहाँ नवाज शरीफ हर उस साजिश में शरीक रहा जहां बेनजीर को हटाना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
आज आप कहें कि 72 साल टाइम ने पूरा होने दिया, ये इसके खिलाफ ये हमारे जो गिलानी साहब है, यूसुफ गिलानी, इसके खिलाफ कौन गया था अदालत में? नवाज शरीफ हर साहब काम आप खुद करें तो फिर आप शिकवे शिकायत भी करें। बिल्कुल सही। हर पार्ट इनके अलावा वो कहते हैं हमारे अलावा कोई भी हुकूमत में ले ले तो उसको नहीं बैठना चाहिए, तो निकालने में ये खुद शरीक रहे हैं। इनका शिकवा मैं नहीं मानता। पिछले 2 साल 2 पॉलिटिकल पार्टियों ने, पिछली 2 पार्टियां अपनी 5-5 साल के अपने टेन्योर्स पूरे किए हैं। हुकूमत में मियां नवाज शरीफ साहब खुद बैठे रहे हैं 4.5 साल, लेकिन पार्टी की पॉलिसीज मौजूद थी, वो पार्टी ने पूरे 5 साल लगाए हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन असल चीज ये है कि कर्जा बढ़ता ही गया है। कर्जा उतारने के लिए आपको बड़े सख्त फैसले करने तो होंगे। सर कर्जा तो इनके दौर में तो अनप्रेसिडेंट बढ़ गया, 10 साल मिल गए तो फिर तो तबाही फिर जानी, फिर तो रहेगा नहीं। जी मैं तो यही बात कर रहा हूं जी सर, बिल्कुल जी सर, जी सर, कर्जा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल इसके लिए वो फैसले करने होंगे जहां अवाम को तकलीफ होगी, जनरल साहब अवाम को तकलीफ होगी। ये पॉइंट आ गया आपका, तकलीफ। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सलाह मुझे साहिबा, इससे पहले ब्रेक में जाऊं, ये बात तो बड़ी वजनदार है जो जनरल साहब ने भी कही कि साजिश में पॉलिटिकल पार्टी से शरीक रही है, और जो भट्टी साहब ने भी कही कि मरियम नवाज साहिबा का दोबारा एस्टेब्लिशमेंट को बीच में लेके आना, चोर बचाए शोर वाली। लगता यूं है कि असल झगड़ा ना मुल्की मईशत है, ना कर्जे है, ना कोई और मामला है। असल झगड़ा बुग़्ज़े नवाज शरीफ है। जो लोग नवाज शरीफ से मुतनफ़र हैं, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि मुल्क बर्बाद हो रहा है या नहीं। उन्हें फिक्र यह है कि खान साहब अगर चले गए तो कहीं नवाज शरीफ ना आ जाए। देखिए, नवाज शरीफ के खिलाफ जितने इल्जाम हैं, और सबसे बड़ा इल्जाम ये कि वो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ साजिशों में शरीक रहे हैं, तो कौम को यह भी बताना चाहिए कि वो साजिश कर कौन रहा था। वो तो शरीक जुर्म थे, तो जुर्म कौन कर रहा था? बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ पैसे नवाज शरीफ ने बांटे थे या फिर किसी और ने बांटे थे जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ प्लानिंग की थी? तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक तवील अरसे से सियासी हरीफ हैं, दोनों पॉलिटिकल जमातें हैं, तो दोनों एक दूसरे पर इल्जामात भी लगाती है और एक दूसरे की हुकूमत को टॉपल करने की कोशिशों में भी लगी रहती हैं। नवाज शरीफ तो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने और तीनों बार वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार इख्तियार में आई और दोनों बार वो अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर उनकी हुकूमत घर भेज दी गई। क्या इस बात में कोई शक है कि हर बार हुकूमत गिराने में कोई और ताकत इन्वॉल्व थी? कभी ब्यूरोक्रेसी थी, कभी स्टैब्लिशमेंट थी, कभी कोई और थी। स्टैब्लिशमेंट ने ही सियासतदानों को इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ को पीपल पार्टी के खिलाफ वो कहते रहे काली वास्कट पहनाकर अदालत कौन ले गया था, ये भी सबको मालूम है। अब मसला यह कि खान साहब ने कोई 2-2.5 साल में ऐसा कारनामा अंजाम दिया नहीं कि अवाम उन्हें मजीद 5 साल दे सके। वो तो मजीद 2.5 साल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो अल्लाह करे खान साहब कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे। हम तो जब से खान साहब इक़्तिदार में आए यही दुआ मांग रहे हैं कि खान साहब कोई मार्कतुल अरा काम अंजाम दे दे, कोई ऐसी पॉलिसी सामने ले आए, कोई उनका पॉलिटिकल विजन नजर आए, तो कोई ऐसा काम वो कर दे कि अवाम इन्हें ताहयात वज़ीर आज़म देख सके, बनाए रखे। तो महज ये इस्तेदलाल के जितना अरसा नवाज शरीफ पीपल पार्टी को मिला या वो हुकूमत में रहे उतना ही अरसा खान साहब को मिलना चाहिए। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है ना कि यानी खान साहब को भी उतनी बारी दी जाए। तो उसके लिए कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। पीपल पार्टी या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में बार बार जीत कर आए हैं, तो खान साहब भी कोई ऐसा काम करे कि अगला इलेक्शन वो जीत जाए। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रॉडशीट केस की बात करते हैं। लगता है कि ब्रॉडशीट केस हुकूमत के गले की हड्डी बनता जा रहा है। इस केस में रोज कोई ना कोई इंकशाफ सामने आता है और कई हकायक सामने आ चुके हैं जिनके मुताबिक ब्रॉडशीट के मालिक कावे मूसवी से शहजाद अकबर की मुलाकात उस बरतानवी सहाफी डेविड रोज ने कराई जिन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक फेक स्टोरी शाया की थी, और इस मुलाकात के एवज कावे मूसवी से 2.5 लाख पाउंड मुआवजा तलब किया गया। यह क्लेम किया है कावे मूसवी ने। अब चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो शहजाद अकबर साहब वो भी इस बात का एतराफ तो कर ही रहे हैं
कि बरतानवी सहाफी डेविड रोज उनके करीबी दोस्त है। डेविड रोज वही बरतानवी सहाफी हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानवी इमदाद हड़प करने की स्टोरी शाया की थी और फिर शहबाज शरीफ ने लंदन में के खिलाफ केस दायर किया। अदालत शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्जाम को मफरूजा और सुनी सुनाई बात करार देकर उन्हें क्लियर कर चुकी है। तो ब्रॉडशीट में कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। हुकूमती खजाने को इस मामले में अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और अभी ब्रॉडशीट और पैसे मांग रहा है, मजीद खर्चाना मांग रहा है। तो डेविड रोज और शहजाद अकबर का नेक्सस इस केस में खुलकर सामने आ रहा है कि ब्रॉडशीट में किस तरह माल बनाने की कोशिश की गई, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इस मामले को सियासी मुखालफिन की इज्जत को दागदार करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने भी वज़ीर इमरान खान पर इस मामले में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया और उनका इल्जाम यह कि शहजाद अकबर को भर्ती इसलिए किया गया था, रखा इसलिए गया था कि इस मामले में माल कमाया जा सके। अपने चोरों के सरदार के लिए पैसे बटोरता है। इमरान साहब ने अपने वुज़रा जो काबीना है उसमें वजीर नहीं बल्कि कमाऊ पूत रखे हुए हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने ब्रॉडशीट केस के हवाले से हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद किए। दूसरी शहजाद अकबर साहब ने भी इस पर इस बात का एतराफ़ किया कि डेविड रोज को वो पुराना जानते हैं और उनकी उनसे पुरानी दोस्ती है। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उन्होंने इस मुलाकात के हवाले से और अपने तल्लुकात के हवाले से इसका बाकायदा एतराफ़ भी किया है। अब वो सावी और ये जो मेरे पास बात पहुंची क्योंकि ये नेबर्स थे और शायद एक शहर से थे, तो डेविड रोज का ये कहना था कि कावे आपसे मिलना चाह रहे हैं अपने उसके लिए पेमेंट्स के बारे में। तो मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल, मैं वैसे भी उन दिनों लंदन जा रहा था तो मैं बिल्कुल उनसे मिल लूंगा। हमने अपने लॉयर से पूछा, उन्होंने कहा आप मिल सकते हैं, हम अपनी कोशिश कर चुके हैं क्योंकि हमारे लॉयर्स भी ऑलरेडी कोशिश कर चुके थे कि इसमें किसी तरीके से रीनिगोशिएट करके कुछ सेटलमेंट करें जिसमें अमाउंट कम हो सके, लेकिन ऑफकोर्स इनके पास जजमेंट थी तो वो नहीं कर रहे थे। तो इसलिए एक लास्ट एफर्ट के तौर पे मैं भी इनसे मिल लिया और उसमें अगर देखिए, अगर आप मुझे कहते हैं कि आप इनके साथ मुलाकात एक अच्छे माहौल में करवा सकते हैं तो मैं आपके तवसत से मिल लूंगा। इसी तरह से डेविड रोज है, सहाफ़ी है, उसने स्टोरीज की हुई थी, माजी में भी स्टोरीज कर चुके थे पाकिस्तान के ऊपर। मेरा उनसे चूंकि एक ताल्लुक था सलाम दुआ की। आपका ताल्लुक एक जर्नलिस्ट का और एक सोर्स का है डेविड रोज से या एक दोस्त का है? नहीं, देखिए सोर्स का हरगिज नहीं है। डेविड रोज पाकिस्तान को पहले भी कवर कर चुके हैं और ये एक रिकॉर्ड की बात है और जितनी भी स्टोरीज उनकी पाकिस्तान में रही हैं उसके लिए वो पाकिस्तान आते जाते थे। तो मेरा उनसे तो वैसे भी एक दोस्त के तौर पे ताल्लुक है। एक सोर्स जो होता है, अगर दोस्त के तौर पर ताल्लुक है तो उन्होंने आपको बताया था कि 2.5 लाख पाउंड या तो कावे मूसूवी ने मुझे ऑफर किए हैं या मैंने कावे मूसूवी से मांगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं बताई उन्होंने? नहीं, ये चीज तो बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है और जितना मैं तकरीबन डेविड रोज को 5-7 साल या शायद इससे ज्यादा से जानता हूँगा, कभी मैंने डेविड रोज के अंदर ये चीज नहीं देखी और ना ही मुझसे कभी कावे मूसावी ने ये बात की। मैं देखिए फेस वैल्यू पे दोनों लोगों से मिलता हूँ। डेविड रोज से थोड़ा सा ताल्लुक ज्यादा पुराना है, वो काफी पाकिस्तान में स्टोरीज कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये मिलना चाह रहे हैं कावे, मैंने कहा जी बिल्कुल हम मिल लेते हैं, आप मीटिंग करवा दीजिए, इनफॉर्मल होगी। देखिए जो फॉर्मल मीटिंग होती है वो तो लॉयर्स के ऑफिस में भी हो जाती है, हम तो इनफॉर्मली कैफे में बैठे, इनसे हमने अर्ज की, उन्होंने नहीं बात मानी, बात वहां खत्म हो गई और इम्प्रॉपर। तो अब शहजाद अकबर साहब ने तो ये मान लिया कि डेविड रोज से इनकी दोस्ती पुरानी है, तो इसी वजह से ये सवालात बन रहे हैं कि डेविड रोज ने पाकिस्तान के हवाले से जितनी स्टोरियां शाया की, जितने स्कैंडल शाया किए, वो शरीफ खानदान के खिलाफ क्यों थे? क्या वो पाकिस्तान में डेविड रोज का कोई सोर्स थे या उन्होंने डेविड रोज को खान साहब के मुखालफिन की शोहरत दागदार करने के लिए इस्तेमाल किया? तो बहुत से सवालात इस हवाले से मौजूद है। हैरान कुन बात यह है कि इस केस में मजीद हकायक सामने आने के बावजूद अभी तक गैर जानिबदार एहतसाब का जिम्मेदार इदारा नैब इस पर मुकम्मल चुप यानी खामोशी इख्तियार की हुई। तो कहने वाले ये कहते हैं कि ये मामला इतना आसान नहीं है, ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ये हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट बनता जा रहा है और आज नहीं तो कल बहुत से लोगों को इसी केस में वो कहते ना या जवाब देना पड़ेगा या उनकी विकेट उड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू हो रही है पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून एक दौर में कोर्ट गई थी, तो अब वो उन्हीं के उम्मीदवार हैं। तो इस पर जवाब दे रही है शैला रजा। देखते हैं कि वो क्या फरमाती है पीपल पार्टी की रहनुमा। वॉच दिस।
यूसुफ रजा गिलानी साहब के मामले पर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो है, जब वो वजीर आजम ही थे लेकिन मसाइल मुख्तलिफ हो गए थे। हमारी लड़ाई ये थी कि ये फैसला ही गलत है और ये सजा बनती नहीं है। और बाद में नवाज शरीफ साहब ने, उनकी पूरी पार्टी ने कहा कि हमारा ये रवैया गलत था। ये कहा था उन्होंने? बिल्कुल कहा, बिल्कुल। नून लीग ने कहा कि हमारा रवैया गलत था? जी बिल्कुल कहा था। मैं रिकन्फर्म कर लूं, अजमा साहबा, आप लोगों का रवैया गलत था? बिल्कुल कहा था नवाज शरीफ। मैं जरा पूछ लूं ना, एक मिनट, अजमा साहबा, आप लोगों का रवैया गलत था? देखिए, हमने ये जरूर कहा था कि जो ये वजीर आजमों को कानून और इंसाफ की चक्की के अंदर जो है सिविलियन वजीर आजमों को जो पीसा जाता है उसमें सियासतदानों को उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है। मंसूर, आप पीडीएम तोड़वा देंगे? नहीं, मैं बता रही हूँ, आप पीडीएम और पीटीआई में फर्क है। तो मैं ये आपसे कह रही हूँ कि ना सिर्फ मंसूर एजाज वाले मामले पर और इन सारे मामलात पे उन्होंने कहा था कि हमारी सियासी गलती है। तो मैं समझती हूँ कि अब आपको ये पूछना चाहिए पीटीआई से कि फहमीदा मिर्जा जो उस वक्त ये कर रही थी, आपने कैसे कबूल किया उनको? असल में तो ये बात होनी चाहिए कि ये है पीटीआई, ये है लोटे और लड़ाई हो रही है। तो मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि देखिए, बात ये है कि इन्होंने कहा कि देखिए शैला साहब, मैं क्लियर कर बात करूंगा। बात पता क्या है, किसी भी जमात को उठा के देख ले, लोग तमाशा देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ये एक जमाने में क्या क्या बातें करते थे, क्या असूलों की बातें करते रहे, सब ने ही असूल उड़ा के रख दिए। मैं जवाब देती हूँ, हम हमेशा उसूल के साथ खड़े रहे और अगर कहीं गलती सियासी हुई है तो हम इंसान हैं, उसकी हमने माफी भी मांगी। बहुत से कामों का फैसला तारीख करती है, वक्त करता है। वक्त ने जैसे साबित किया कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने का फैसला गलत था, इसके असरात भी कौम ने भुगते। वक्त ने साबित किया कि यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देने से स्विस अकाउंट में जो 200 अरब डॉलर की कहानी सुनाई जाती थी वो वापस नहीं आए। तो वक्त ने यह भी साबित कर दिया कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने का फैसला भी दुरुस्त नहीं था। नवाज शरीफ और जरदारी को सियासत से माइनस करने के फैसले भी मुल्क पर भारी पड़े हैं। तो ये सब वक्त साबित करता जा रहा है। नवाज शरीफ फिर से सियासत में भरपूर तरीके से इन है और हर बार ये पैगाम दे रहे हैं कि महफिल में इस ख्याल से आ गया हूं मैं कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। तो साबिक वज़ीर यूसुफ रजा गिलानी भी लगता है सियासत में इसी वजह से कम बैक कर रहे हैं। सियासत में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इक़्तिदार चीज ही ऐसी है, इसमें सियासी लड़ाइयां होती हैं, साजिशें होती हैं, स्ट्रेटजी होती है, लोग पार्टियां बदलते हैं, नजरियात भी कुर्बान करते हैं। जहां जिसका मफाद होता है, जिसको जो पार्टी नजरिया अपनी सोच के करीब लगता है, वो उसमें शामिल हो जाता है। तो कल के दुश्मन आज के दोस्त और आज के दुश्मन कल के दोस्त हो सकते हैं। तो पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून अगर एक दूसरे के करीब आए हैं और गिलानी हुकूमत का एक वजीर हफीज शेख आज अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर गिलानी के खिलाफ सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है, तो बहुत से लोग इसे जमहूरियत का हुस्न कहते हैं, बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि इसी को सियासत कहते हैं। अब इसमें बहुत से लोग अपनी सोच के मुताबिक फैसला करते हैं कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, लेकिन मैंने कहा ना कि असल फैसला तारीख करती है, यह वक्त करता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।